दोस्तों, भावनात्मक रूप से तमाम हाथ पैर मारने के बाद एक वक्त में अपनी कुर्सी तो बचा ली। अब निशाने पर आ गए देश के। कौन? वो व्यक्ति जो बात बात में अपने आप को चाणक्य, अपने आप को बहुत गुस्से वाले और सदन से लेकर सड़क तक चीख चीख कर पीओके के लिए जान देने के लिए का जिक्र करते थे। अब पहलगाम आतंकी घटना को लेकर उनके इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी और यही एक सवाल उठता है कि क्या इस देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होने जा रहा है? वो खबर क्या है, क्यों है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके साथ आपको आज ये भी दिखाऊंगा कि कैसे देश की पूरी दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा तो कर दिया गया, उस दावे को लेकर पहले से ही खुलासा हो गया है, बनी नहीं है, बन जाएगी। जी हां, आईएमएफ ने वो कहा है और उसको लेकर नीति आयोग के जो सीईओ है वो मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों, मोदी सरकार से बढ़कर निकले, उन्होंने आगे आकर एक बयान दे दिया था। लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी साहब कैसे मान जाए, वो तो वैसे भी किस तरह का बयान देते रहे हैं। सोचिए, फिर से उन्होंने वही बयान दे डाला है जिस पर लोगों ने खिंचाई कर दिया है। अब उनका हर जुमला चल नहीं पा रहा, तो आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि अभी तक ये कहा जाता रहा कि मेड इन इंडिया तमाम चीजें, अब जनता पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि आखिरकार ये सारी चीजें विदेशी क्यों है, जबकि जिम्मेदारी सरकार की होती है। क्यों, आखिरकार किस बात को लेकर मोदी जी ने खुद ठीकरा जनता पर फोड़ दिया, वो भी दिखाऊंगा। और चाटुकारिता की हद पार करते हुए धरे गए गोदी एंकर, वो भी दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बयान देख लीजिए, न्यूज 24 का बयान आ गया है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। इसके प्रायश्चित के तौर पर अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पीएम मोदी को अमित शाह को कैबिनेट से हटा देना चाहिए, मांग उठ रही है। और देखिए, अब ये मत कहिए टाइमिंग अभी ठीक नहीं है, तो क्या 100, 200, 400, 800, 10,000, 2,000 साल बाद बोला जाए क्या? सवाल का जवाब यही है कि क्या कर रहे हैं, जानते क्यों इस पूरी लाइमलाइट से अचानक गायब क्यों हो गए थे? किसी को पता है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्योंकि पता था कि जितना सामने रहेंगे और जितना अपना चाणक्यपन दिखाएंगे अमित शाह, उतना ही देश की जनता और गुस्सा होती चली जाएगी और विपक्ष जब मांग करेगा तो जनता साथ खड़ी जाएगी, हाँ इस आदमी को हटाओ। इसीलिए गायब हो गए थे सब। किसी को पता है वाली बात कि ये पहलगाम आतंकी घटना के बाद क्यों गायब थे? राजनाथ सिंह को आगे क्यों कर दिया था? क्योंकि गृह मंत्री से इस्तीफा मांग नहीं लिया जाता, लोग टूट पड़ते और इस्तीफा देना पड़ता। ये इतना दिमाग से चलते हैं। अब देखिए न्यूज 24 का ही ये बयान है, पर सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं सुनवा देता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि पहलगाम में 26 हमारे माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। इसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब देखिए, मैं ये बात पहले भी कहा था, ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया। मैंने भी यही बात पहले कही थी कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो सेना ने पराक्रम किया, सेना का पराक्रम था, शौर्यता थी, उसका फायदा नरेंद्र मोदी साहब, खुल के आप नाम ले रहा हूं, देश का प्रधानमंत्री उठाना चाहता है। लेकिन पहलगाम आप जितने जोर शोर से बता रहे हैं, तो पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बोलिए। आप तो आज तक पहलगाम नहीं गए, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने ही नहीं गए। आप तो मैंने कहा ना, जो होगी फेलियर होगा वो डाल दिया जाएगा, तुम संभाल लेना, तुम संभाल लेना, तुम संभाल, जनता जिम्मेदार है। और जो अच्छा काम होगा मैंने किया, मोदी ये करता है, बस ये करवा लीजिए इनसे। अब एक जगह इन्होंने और झूठ बोल दिया, वो पकड़ा गया है। कृष्णकांत लिखते हैं फिर झूठ बोले, कह रहे हैं सरदार साहब की इच्छा थी कि जब तक पीओके वापस नहीं मिल जाता तब तक हमारी सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार पटेल की बात नहीं मानी। अमित शाह भी संसद में कह चुके हैं 2 दिन और लड़ाई चलती तो पीओके हवा में भारत में होता। सच्चाई क्या है? जब कश्मीर में पाकिस्तान ने हमला किया तब कश्मीर भारत में शामिल नहीं था। 15 अगस्त 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी हमले के बाद सामने मौत देखकर हरि सिंह ने सैन्य मदद मांगी तो नेहरू ने विलय की शर्त रखी और रातों रात विलय किया, जिसके बाद भारत ने सेना भेजी। ये पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है, पढ़िए। हरि सिंह की आज़ाद रहने की जिद ने पाकिस्तान को हमला करने का मौका दिया और पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में घुसकर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने एक एक इलाका खाली कराना शुरू किया। महीनों तक युद्ध चला, बड़ी संख्या में शहादतें हुई। पाकिस्तानी ऊंचाई पर थे, उन्हें फायदा मिल रहा था। 9 जून 1948 को गोपाल स्वामी अयंगर को सरदार ने पत्र लिखा कि हमारी सेना की स्थिति अच्छी है, हमारे पास संसाधन नहीं है और हमें नहीं पता कि हम कितने दिनों तक हम इस युद्ध को जारी रख पाएंगे। इसके 6 महीने बाद तक युद्ध चलता रहा। भारतीय सेना बर्फ में लड़ने के लिए ट्रेंड नहीं थी, हमारे पास ज़रूरी संसाधन नहीं था, वायुसेना के पास विमान नहीं थे, तमाम चीज़ें। उन्होंने युद्ध विराम का विरोध किया हो, जो युद्ध विराम हो
वह सरदार पटेल, नेहरू, सेना और पूरी सरकार की सहमति से हुआ था ये सारे, लेकिन ये झूठ बोलने में महारत हासिल है, इन्हें शर्म नहीं आती। मैं कभी ऐसे कहता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे बड़ा कह रहे मुझे अब नरेंद्र मोदी साहब को खैर इनसे गंभीरता क्या, बाल नरेंद्र नाम की जो किताब छपवा दे उस आदमी से क्या गंभीरता की बात की जाए। अब देखिए न्यूज़ 24, ये बात एक दिन पहले ही क्लियर हो चुकी है कि हम चौथे स्थान पर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर नहीं खड़ी दुनिया के लिहाज से। लेकिन फिर भी देखिए नरेंद्र मोदी साहब का बयान देखिए, शर्मनाक बयान है ये। 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, प्राकृतिक आपदा भी झेली, फिर भी इतने कम समय में हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। सोचिए किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसे खुल्लम खुल्ला झूठ बोल सकता है? इसमें आप कहेंगे क्या झूठ, तो मैं बता दूं देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिहाज से चौथे नंबर पर नहीं आई। जापान अब भी हमसे आगे है, हम बन जाएंगे। IMF की उस रिपोर्ट को बिल्कुल एक अंधभक्त की तौर पर इस नीति आयोग के CEO ने पढ़ दिया, और नरेंद्र मोदी साहब तो है ही हैं। देखिए पहले इनका भी बयान दिखा देता हूं। नीति आयोग का जो बयान था उन्होंने बताया कि उमाशंकर सिंह ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी 5वें नंबर पे ही है। ये हकीकत है भाई, आप जाकर सर्च कीजिए। या ये नीति आयोग का जो CEO है वो कम आदमी नहीं है, उसको भी अव्वल बनना है, उसका भी एक समय आएगा, उसको भी कुछ ना कुछ कर रहा है राजनीति में, तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसने तुर्रा छेड़ दिया फिजूल में, कोई लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप ये कहेंगे अरे यार चौथे नंबर पर है तो झूठ पर थोड़ी ना लानी है। आप कहेंगे कि यार चौथे नंबर पर आ गए इसलिए चिढ़ा, अरे चिढ़ा हम क्यों रहे, हमारा देश है, लेकिन झूठ क्यों बोलो, वही है ना। फिर गोदी मीडिया में और नीति आयोग के CEO में अंतर किया। गोदी मीडिया ने झूठी खबरें दिखाई, झूठे विजुअल दिखाए, कराची और सब जगह कब्जा कर लिया। ये नीति आयोग का CEO ही यही कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं। शर्म इनको भी नहीं आती है, पता नहीं किस लिहाज से इस आदमी को CEO बना दिया और क्या नीतियां बनाता होगा। पढ़िए, भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी 5वें नंबर पर ही है। ये उमाशंकर सिंह पत्रकार है। IMF के प्रोजेक्शन के मुताबिक भारत FY यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, क्योंकि 2025 कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर वह जापान से आगे निकल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम IMF के डेटा के आधार पर ऐलान में थोड़ी जल्दबाजी कर गए। ये सोचना होगा और लताड़िए इन लोगों को, क्योंकि इसके थोड़ी देर में देखिए अरविंद विरमानी आए, नीति आयोग के सदस्य हैं। उन्होंने कहा भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है। मुझे व्यक्तिगत रूप से भरोसा है कि ऐसा 2025 के अंत तक हो जाएगा। इस बात को पुख्ता तरीके से रखने के लिए हमें 12 महीने का डेटा देखना होगा, तब तक यह पूर्व अनुमान रहेगा। वह CEO ने, नीति आयोग के CEO ने खुला कर दिया कि हम तो हो गए, खुशियां मनाओ। और इस पर हमारे देश की मीडिया ने कर भी दिया। जो दिन रात लेजे और गंदगी में लिपटे हुए जूतों को भी चाटने के लिए तैयार है वो मीडिया, वो खुल्लम खुल्ला कहने लगी वाह हम तो हो गए तो बधाइयां, वहां पर मिठाई बच गई, बधाइयां चल रही हैं, सब चल रही हैं। वो जो करते हैं तमाशा वो कर रहे हैं। सच्चाई किसी को पता ही नहीं कि अनपढ़ गंवारों की फौज पाल रखी है। वहां पर भी ऐसे ही बिठा रखे हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो उन्होंने भी कह दिया बन गए भैया, तालियां बजा लीजिए। अब आइए इनको भी जरा बयान सुनिए, इनका क्या कह रहे हैं। पहले इनके बयान से मतलब आईने समझ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। आप खुद बता दीजिए कि आप जिस माइक पर बोल रहे हैं वो कहां का है, क्या वो मेड इन इंडिया है? नहीं, दूसरों को ज्ञान देना है। पवन खेड़ा लिखता है मेक इन इंडिया के जुमले की पोल आज साहब ने खुद खोल दी। अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हेयर पिन से लेकर गणेश जी तक सब विदेशी बिक रहा है भारत के बाजार में। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, खुद को नीतिगत निर्णय लेने के बजाय जनता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। खुद व्यापार के डर से ट्रंप के सामने झुकते हैं, लेकिन जनता को स्वदेशी का ज्ञान देते हैं। अब यहां आ जाइए, गवर्नमेंट ऑफ यूपी है, चीन की दिग्गज फुटवेयर कंपनी है। इन्होंने बताया चीन की दिग्गज फुटवेयर कंपनी उत्तर प्रदेश में निवेश करेगी और निवेश कानपुर और आगरा में प्रस्तावित 2 फुटवेयर पार्कों के लिए है। इससे 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। चीन की 7 फुटवेयर कंपनियां जा रही यूपी में आ रही हैं निवेश करने। इन्हें चाहिए एक तरफ, वो तो बड़े वाले का सुन लीजिए, बड़े वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं? बड़े वाले भाई साहब कह रहे हैं कि आप जाकर देखिए विदेशी चीजें कितनी है, देशी कितनी है, ये सब। और यार चीन को बुला लिया है उत्तर प्रदेश की, आ जाओ निवेश करने आ जाओ। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, ये सिर्फ भावना पर खेलेंगे। कोई बात होगी तो आप ही लोगों से सैक्रिफाइस कराएंगे। छोटे उद्योगपति कर रहे थे कि तुर्की के साथ हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन बड़ा वाला कर रहा था। इनका जो सरकारी धन्ना सेठ है वो कर रहा है, आराम से खेल करो, कोई दिक्कत नहीं,
कमाओ, तुम बर्बाद हो जाते। छोटे वाले कह रहे हैं नहीं हम अपने देश के लिए ये करेंगे और करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने एहसान किया, लेकिन छोटे जो उद्योगपति हैं जिनका चलते ही इससे उद्योगपति के व्यापारी हैं, उन्होंने तुर्की के साथ करने के लिए तैयार रहे और कर भी दिया। और बड़ा वाला गौतम अडानी वो लगा पड़ा है, चीन के साथ लगे पड़े हैं, सब लगे पड़े हैं, सरकार लगी पड़ी है, देख लो चीन के साथ लगी पड़ी है, देख लो। और ये बहुत पुराना नहीं है, 8 घंटे पहले का ही है। इनको राष्ट्रवाद याद आता है, शर्म नहीं आती इन लोगों को। इनका भी राष्ट्रवाद देख लीजिए, दीदी का, जरा दीदी का राष्ट्रवाद सुनिए। सिंदूर सम्मान यात्रा पर क्यों छिड़ी हुई है सियासत? बीजेपी कांग्रेस पार्टी में किस तरह से छिड़ा हुआ है घमासान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 11 साल पहले पीएम पद की शपथ ली थी। 11 साल हो गए और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कैसे अब लोगों के बीच में जाकर अपने सारी जानकारियां ये मैडम दे देंगी, और कैसे देंगी ये सबको पता है। सिंदूर सम्मान यात्रा का मतलब ही क्या जाएगा? आप ऑपरेशन सिंदूर, मैंने कहा ना ये कितने सलीके से चले। ऑपरेशन सिंदूर से जोड़िए, कोई बुराई करे बोल दीजिए। ये एक बार ऐसे ही फंस गए थे। इंडिया गठबंधन जब बना तो इन्होंने इंडी गठबंधन क्यों करवाया? क्योंकि इनका हाथ में गोदी मीडिया है, तमाम चीजें, तो ये गोदी मीडिया को शर्म नहीं आई। एक है वो ज्ञान की पाठशाला चलाने वाला, वो इंडिया का नाम बदलकर इंडी बोल रहा था, कह रहा था गौरव कि मेरी वजह से हुआ। इंडिया अपने देश का नाम बर्बाद किया, वो अपने आप ज्ञान की पाठशाला देता है। तो ये सारे के सारे चाटुकार किस्म के लोग हैं। संदीप खालसा, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सुनामी आएगी, फिर देखेंगे कौन किससे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है। राहुल गांधी का ये बयान सुन लीजिए। अगले वाले चुनाव में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है, और फिर उसके बाद देखेंगे मैसेज कौन मार रहा है, ट्विटर पे कौन क्या चला रहा है, केस कौन लगा रहा है। बिल्कुल, सवाल ये उठना लाजमी था और हुआ भी। फिलहाल यही चल रही है नीति रीति। झूठ बोलने पर अव्वल हो रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे लोग जिनके पर जिम्मेदारी है देश की अर्थव्यवस्था चलाने की। नरेंद्र मोदी साहब से लेकर इस देश का नीति आयोग का सीईओ झूठ परोसता है, और यही हकीकत है। नमस्कार।